आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि है n रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n। ये जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है इसका आपको सुप्रीमम फाइंड करना है और साथ ही साथ आपको इन्फीमम फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले तो इससे आपको सीक्वेंस बनाना है रियल नंबर्स के रूप में। ओके, तो इससे जो सीक्वेंस बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी? 1 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2, 3 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 3, 4 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 4, 5 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 5, 6 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 6, 7 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 7 और ऐसे ऐसे आपकी चलती रहेगी। तो ये जो आपको दिया हुआ था फंक्शन, इसे हमने सीक्वेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर ली, रियल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1 ही होती है और 1 की पावर किसी की भी ले लो आपको वही नंबर मिलता है, या 1 की पावर 1 थी तो आंसर 1 ही आएगा। तो ये सीक्वेंस के रूप में इस प्रकार से चेंज हुए। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इससे ये कैसे बनाया, तो भी सीख लीजिए। देखिए ऐसा लिखा, इसका मतलब होता है fn इज इक्वल टू n रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n। अब n के स्थान पे 1 रखिए तो fn की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो f1 की वैल्यू निकलेगी, वो कितनी हो जाएगी? 1। जहां जहां n है वहां पे क्या रखेंगे? 1 अपॉन n के स्थान पे 1। अब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू n के स्थान पे 2 और इस 1 अपॉन n के स्थान पे फिर से 2। n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पर भी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो क्या हो जाएगा? n के स्थान पे 3 रख दो, 1 अपॉन n के स्थान पे क्या रख दो? 3 रख दो। तो इसी प्रकार से 4 5 6 रखते जाएंगे तो आपको पूरी सीक्वेंस मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब आपको बताना है इस सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या होगा और इन्फीमम क्या होगा। सुप्रीमम का मतलब होता है आपका लीस्ट अपर बाउंड और इन्फीमम का मतलब होता है आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो आपको इन्फीमम हो चाहे सुप्रीमम हो उसके लिए पता होना चाहिए कि आपका अपर बाउंड क्या है और लोअर बाउंड क्या है, वो पता होना चाहिए। तो लोअर बाउंड क्या होता है? जो सबसे छोटा होता है। अब यहां जो आपको नंबर्स लिखी है इनमें सबसे छोटा क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और अपर बाउंड क्या होता है कि सबसे बड़ा नंबर। अब इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोअर बाउंड बता सकते हैं और आपका अपर बाउंड बता सकते हैं। ओके, अब ये है 1। अब ये दिया है 2 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2। हालांकि 2 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का 2 और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.414 होती है। मतलब 2 की पावर 1/2 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1.414। लेकिन क्या आप 3 की पावर 1 अपॉन 3 की वैल्यू जानते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप 4 की पावर 1 अपॉन 4 की वैल्यू जानते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप 5 की पावर 1 अपॉन 5 की वैल्यू जानते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप 6 की पावर 1 अपॉन 6 की वैल्यू जानते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से आप नहीं जानते हैं। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? अब यदि आप ऐसे कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो यहां पर आपको क्या करना रहता है? यहां पर ये जो आपका फंक्शन दिया है ना, फंक्शन क्या दिया हुआ है? fn इज इक्वल टू n रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n। इस फंक्शन का आपको क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पर ग्राफ बनाने क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अपर बाउंड लोअर बाउंड के लिए हमें इनकी वैल्यूज तो पता होना चाहिए ना, और वो वैल्यूज हमें पता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से चेक करेंगे कि ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है। उससे हम पता लगा लेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका आपका ग्राफ। ओके, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ हम यहां पर बना देते हैं। हाँ देखिए, इसमें मैं ले लेता हूं आपका n, यहां पर n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और यहां पर मैं ले ले रहा हूं आपका fn। ओके, ग्राफ यहां पर ले लेते 1, यहां पर ले लेते 2, यहाँ पे ले लेते 3, यहाँ पे ले लेते 4, यहाँ पे ले लेते आपका 5। हम चाहे तो आगे भी ले सकते, ले लेते हैं यहाँ पर हम 6। ओके, यहाँ तक हमने ले लिए। ओके, अब ग्राफ बनाते तो कैसा करते हैं हम? ये जो n की वैल्यू है इस अक्ष पे मैंने क्या ले लिया है? आपका n ले लिया है। अब ये जो आपका n की वैल्यू है 1, इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे और देखेंगे fn की वैल्यू क्या मिलती है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इस प्रकार से लिख लेते हैं। ओके, अब क्या करते हैं? हम n की वैल्यू 1 रखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे? n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 1 n के स्थान पे 1 अपॉन 1
1/1 1 ही होता है, 1 की पावर 1 कितना होता है, 1 ही होता है। मतलब जैसे मैं n के स्थान पे 1 रखूंगा तो मुझे fn की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपकी 1 मिल जाएगी, मतलब आपका ये पॉइंट मुझे मिलेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, n के स्थान पे आप क्या पुट करेंगे 2, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 2, यहां पर भी कितना आ जाएगा 2। बात समझ में आ रही है। अब 2 की पावर 1/2 क्या होता है, अंडर रूट का 2, जिसकी वैल्यू पता है 1.414 होती है। मतलब जैसे हमने n की वैल्यू 2 पुट किए तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.411, ये है 1, ये है 2, मतलब इसी के बीच में 1.4, मतलब लगभग यहां पर ये 2 हो गया, लगभग यहां पर ये हो गया आपका 1.414 वाला। अब बात आती है, अब n=3 रखते हैं, तो जैसे हम n=3 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3। अब 3 की पावर 1/3, इसका मैं अब आंसर ही नहीं पता, पता है क्या आंसर, बिल्कुल नहीं पता। अब यहाँ पर क्या करें इस कंडीशन में, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम देखिए दो वैल्यू से तो पता चल ही चुका है 1 और 2। जैसे हम n की वैल्यू 1 और 2 रखते हैं तो हमें आपके पॉइंट इस प्रकार से मिल रही है कि हमें यहां पर पता चल रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये जो आपका fn है वो इंक्रीज हो रहा है। अब क्या ये आगे भी इंक्रीज होगा वो भी हमें पता लगाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन दिया fn n 1/n, इसे हम किसके इक्वल में मान लेते हैं y n 1/n। ऐसा मैंने क्यों किया है, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ बनाने के लिए। देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, हमने fn को किसके बराबर मान लिए, y के बराबर मान लिए, नॉर्मल सी बात है और कुछ नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, ये जो y n 1/n है, आपको यदि बताना है कि ये वाला जो फंक्शन है मैंने fn के बराबर y मान लिया है, तो y एक प्रकार से fn ही है, तो ये वाला जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो किस बात पे निर्भर करता है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि यदि मैंने dy/dn की वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू यदि 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और यदि मैंने dy/dn की वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू यदि 0 से छोटी मिल रही हो तो ये वाला फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ रही है। तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, dy/dn, मतलब इस हमें y का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, n के रिस्पेक्ट में, करो n के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, आपका n है, देख सकते हैं, और इस n की पावर कितनी 1/n, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही है। और जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करने के लिए क्लास 12th में हमने पढ़ा है, क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं दोनों पक्षों का, इस y का भी लॉग ले लेंगे और इसका भी हम लॉग ले लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्लास 12th में पढ़ा है कि यदि वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो हम लॉग लेकर सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो log y = कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, log mn क्या हो जाएगा, n log n, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, n की पावर जो भी रहती है वो सामने आ जाती है। अब इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू n। देखिए जैसे हम इस log y का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका log y का 1/y log y का, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, n के रिस्पेक्ट में, तो फिर से क्या आ जाएगा आपका dy/dn आ जाएगा। बात समझ में आ रही, = अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ, हमें तो dy/dn फाइंड करना है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log ये आपका n है, मैं गलती से m लिख देता, log n /n। देखिए क्या मैं इसको 1/n इंटू log n को ऐसे लिख सकता हूँ, log n/n, और इसे मैंने क्यों किया हो, ताकि जब मैं डिफरेंशिएशन करूँ, क्या कि जब मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो a/b का मतलब डिवाइड रूल आपका लग पाए। हाँ समझ में आ रही, तो 1/y dy/dn, इसका भी मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू n, और इसका भी मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू n। क्या हो जाएगा, नीचे n² आएगा, ऊपर n को छोड़ेंगे, log n का कितना होगा, n के रिस्पेक्ट में 1/n माइनस करेंगे। अब किसको छोड़ेंगे, log n को छोड़ेंगे, और n का कितना होता है आपका 1 ही होता है। बात समझ में आ रही है आपकी। अब ये वाले n से ये वाला n कैंसिल, तो फाइनली 1/y dy/dn = कितना हो जाएगा, नीचे n²,
अब यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया, 1 बचेगा माइनस लॉग एन इंटू 1 कितना होता है आपका, लॉग एन ही होता है। तो फाइनली यहाँ से हम dy बाय ऑफ डी एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy बाय ऑफ डी एन कितना हो जाएगा, y को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, y 1 माइनस लॉग एन अपॉन एन स्क्वायर। बात समझ में आ रही है किस प्रकार से हमने किए हैं? हमने क्या किए हैं, dy बाय ऑफ डी एन की वैल्यू निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम इस dy बाय ऑफ डी एन की वैल्यू जो निकली है इसे एक बार यहाँ पर पुट करेंगे और एक बार यहाँ पर पुट करेंगे और इंक्रीजिंग के लिए भी कंडीशन निकालेंगे और डिक्रीजिंग के लिए भी कंडीशन निकालेंगे। देखिए ये फंक्शन है आपका, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, किन कंडीशन में वो हमें पता करना है। तो हमने उसके लिए क्या जानते हैं कि आपको यदि फंक्शन का बताना है तो आपको उसका जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो यदि 0 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है और यदि वो 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग की कंडीशन होती है। इसलिए हमने सबसे पहले इस फंक्शन से dy बाय ऑफ डी एन की वैल्यू निकाले। अब ये जो आपका dy बाय ऑफ डी एन है इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें इंक्रीजिंग कंडीशन मिल जाएगी और एक बार यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको डिक्रीजिंग की कंडीशन मिल जाएगी। देखिए करते हैं अब हम पुट, dy बाय डी एन की वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है। ये किसकी कंडीशन है, आपकी इंक्रीजिंग। यहाँ से लिख देता हूँ हम ये किसके लिए कर रहे हैं, फॉर इंक्रीजिंग कंडीशन के लिए कर रहे हैं। तो इंक्रीजिंग कंडीशन क्या होती है, dy बाय ऑफ डी एन बड़ा होना चाहिए 0 से। dy बाय डी एन की वैल्यू कितनी है, y। देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y अपॉन एन स्क्वायर बाहर ले लिया तो y अपॉन एन स्क्वायर अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस लॉग ऑफ n बड़ा होना चाहिए 0 से। इंक्रीजिंग के लिए dy बाय डी एन की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। dy बाय डी एन की वैल्यू क्या है, ये है, इसको मैंने एन स्क्वायर को बाहर ला लिया तो आपको ये मिल गई। अब देखिए y अपॉन, या अब देखिए y अपॉन जो एन स्क्वायर है ये तो आपका सदैव 0 से बड़ा होगा ही। देखिए एन स्क्वायर, n की वैल्यू जो है आपको फंक्शन क्या दिया, fn इज इक्वल टू n रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n। और यहाँ पर जो हमें n लेना होता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो हमें n की वैल्यू रखना रहता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। मतलब नेचुरल नंबर होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो या तो 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, 8 आएगी। मतलब कि ये जो है आपकी वो हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा और y तो आपका पॉजिटिव होना ही है। मतलब ये वाली टर्म तो पूरी पॉजिटिव रहेगी। अब बस हमें ये देखना है कि क्या ये 1 माइनस लॉग एन 0 से बड़ा है। मतलब इसके लिए आपकी कंडीशन निकालनी है, ये तो आपका हमेशा से ही क्या होगा, बड़ा ही होगा। ओके, लेकिन इसका हम नहीं बता सकते। तो 1 माइनस लॉग एन किससे बड़ा होना चाहिए, आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, अब हम क्या कर देते हैं, ये जो आपका लॉग एन है इसको हम इधर ले जा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, तो 1 बड़ा होना चाहिए लॉग एन से। क्या किया मैंने, इस माइनस के लॉग एन को उधर ले जा लिए तो प्लस का लॉग एन हो गया। तो 1 की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, लॉग एन से बड़ी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब दोनों पक्षों का क्या ले लो, एक्सपोनेंशियल, मतलब इस 1 का भी एक्सपोनेंशियल ले लो और e टू द पावर लॉग एन का भी एक्सपोनेंशियल ले लो। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 कितना होता है, e बड़े का निशान, e टू द पावर लॉग एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी n हो जाएगी। मतलब यहां से हमें कंडीशन पता चली, किसकी कंडीशन पता चली, कि ये वाला जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कब होगा, जब आपके n की वैल्यू, ये जो आपकी n की वैल्यू है वो किससे छोटी होगी, e से छोटी होगी, तब ये वाला जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ रही है। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या निकल गई हमारी, इंक्रीजिंग की कंडीशन हमारी निकली है कि जो e की वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी n से। ये किसकी कंडीशन निकल गई, इंक्रीजिंग की कंडीशन निकल गई। अब हम किसकी कंडीशन फाइंड कर लेते हैं, डिक्रीजिंग। ओके, तो सेकंड कंडीशन हमें किसकी फाइंड करना है, डिक्रीजिंग की। तो देखिए डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है कि dy बाय ऑफ dn की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए। अब dy बाय ऑफ dn की वैल्यू पुट करो, कितनी है, y अपॉन एन स्क्वायर। देखिए dy बाय dn की वैल्यू ये है, तो यहां से y अपॉन एन स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस लॉग एन, 0 से छोटी होनी चाहिए। अब देखिए y अपॉन एन स्क्वायर ये तो सदैव क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। क्या होगी, ये सदैव आपकी पॉजिटिव होगी। तो इसे तो आप हटाई दो,
पिछले कॉन्सेप्ट जब हम इंक्रीजिंग का देख रहे थे तब भी समझाया था, तो इसको हटाई दो। तो केवल किसको लेना है, 1 माइनस लॉग एन की वैल्यू किससे होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए। मतलब अब माइनस के लॉग एन को इधर ले जा लो तो 1 लॉग एन। अब देखिए माइनस का लॉग एन इधर जाएगा तो प्लस का लॉग एन। अब दोनों पक्षों का क्या ले लो, एक्सपोनेंशियल, इसका भी एक्सपोनेंशियल, इसका भी एक्सपोनेंशियल। तो e टू द पावर 1 कितनी होती है, e टू द पावर लॉग एन कितना हो जाता है, n। और तो यहां से हमें पता चल गई कि फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग कब होगा, जब n की जो वैल्यू होगी वो e से बड़ी होगी। मतलब जब आपके n की वैल्यू e से बड़ी होगी तो ये वाला फंक्शन गिरने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और जब आपके n की वैल्यू e से क्या होगी, छोटी होगी, तो आपका ये वाला फंक्शन बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। अब बात आती है कि ये e क्या है। तो देखिए e की वैल्यू हम सभी जानते हैं अप्रॉक्स कितनी होती है, आपकी e की वैल्यू होती है 2.717, इतनी होती है अप्रॉक्स e की वैल्यू 2.717। और 2.717 बता सकते हो ग्राफ में कहां पर आएगा, देखिए 2.7, ये 2 है 3 है, तो 2.717 पे यहीं पर आएगा, यहीं पर आएगा आपका। मतलब ये है आपका 2.717 है, तो मैं इसको इस प्रकार से कर देता हूं, ये आपका 2.717। देखिए ये क्या आपका 2.717 है ना। तो 2.717 मतलब ये एक प्रकार से क्या है 2.717, मतलब 2.717 के पहले जो आपका फंक्शन होगा वो कैसे होगा, इंक्रीजिंग होगा। और देख सकते हैं ये 2 पॉइंट्स समझ में आएगा कि फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। मतलब जब n की वैल्यू 2.71, मतलब कि जब n की वैल्यू 2.717 से छोटी होगी, तो इस अक्ष में मैंने क्या लिया, n को लिया। तो जब n की वैल्यू 2.717 से छोटी होगी तो आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये इंक्रीजन की कंडीशन ही थी। ओके, अब दूसरी क्या कहती है कि जब n की वैल्यू e से बड़ी हो जाएगी तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब 2.717 ग्रेटर देन n। ओके, मतलब जब n की वैल्यू 2.717 से अधिक होगी, 2.717 से जब इस n की वैल्यू अधिक होगी तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब तो यहां से ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा और ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा वो भी हमने क्या कर लिए, पता कर लिए। और किस प्रकार से पता किए, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए ये तो हमने पता कर लिए कि ये जो आपको फंक्शन दिया था इसका ग्राफ कैसा है और ये कब इंक्रीज हो रहा है और ये कब आपका डिक्रीज हो रहा है। अब इस ग्राफ की सहायता से हम कैसे ये जाने कि ये वाले सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या है और ये वाले फंक्शन का इन्फीमम क्या है। देखिए सबसे पहले हम पता करते हैं इन्फीमम क्या है। क्या पता करते हैं, इन्फीमम क्या है। इन्फीमम के लिए आपको क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है लोअर बाउंड चाहिए। और लोअर बाउंड मतलब ये वाला जो भी आपको वैल्यूज दी हुई है इनमें सबसे छोटा क्या है। तो यहां पर देखिए सबसे छोटा क्या हो सकता है, 1 क्या है, 1 ही है। जब वैल्यू n की 1 रखे तो फंक्शन की भी वैल्यू कितनी मिल रही थी, 1। जब हमने n की वैल्यू 2 रखी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही थी, 1.414 मिल रही थी। अब जैसे ही मैं फंक्शन की वैल्यू क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा। देख सकते हो फंक्शन की वैल्यू 3 रख दूंगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके मुकाबले में भी ज्यादा हो जाएगी। देखिए जब मैंने वैल्यू 1 रखा n की तो मुझे क्या मिला था, 1.414 कुछ मिल रहा था। सॉरी, जैसे मैंने वैल्यू 1 रखी थी n के स्थान पे तो मुझे वैल्यू कितनी मिल रही थी आपकी, 1 ही मिल रही थी। जैसे मैंने आपकी वैल्यू 2 रखा था इस फंक्शन में तो आपको fn की वैल्यू कितनी मिल रही थी, 1.414 समथिंग कुछ मिल रही थी आपकी। अब जैसे मैं फंक्शन में n के स्थान पे क्या रखूंगा, 3 रखूंगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वैल्यू क्या मिलेगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं थी उसकी वैल्यू। इसके लिए मैंने ग्राफ खींचा तो इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि जैसे हम n के स्थान पे 3 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, इससे भी क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। क्या मिलेगी, इस 2 से भी क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। बात समझ में आ रही है। मतलब जैसे हम n के स्थान पे 3 पुट करेंगे मतलब ये वाली वैल्यू
n के स्थान पे 3 पुट करेंगे तो fn की जो वैल्यू होगी वो इस 1 से भी अधिक होगी और इस 2 से भी अधिक होगी। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मैं n के स्थान पे 4 पुट करने जाऊंगा तो आप देख सकते हो ग्राफ से हमें समझ में आ रहा है कि हमें जो fn की वैल्यू होगी n = 4 पुट करने पर वो 3 से भी छोटी आएगी 3 से छोटी, और साथ ही साथ इस 2 से भी क्या आ जाएगी आपकी छोटी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है इस बात? अब ये 2 से छोटी होगी या नहीं होगी ये तो मुझे पता, लेकिन वो 3 से तो छोटी होगी ही। अब यदि हम n = 5 रखते जाते तो वैल्यू और छोटी, n = 6 रखने जाते तो वैल्यू और छोटी, मतलब वैल्यू ऐसे छोटी 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 होती जाएगी। तो क्या मुझे बता सकते हैं, अभी इन्फिमम को रख दो, सबसे पहले क्या मुझे बता सकते हो इसका अपर बाउंड क्या हो सकता है? बिल्कुल, इसका अपर बाउंड आपने सही सोचे, इसका जो अपर बाउंड होगा वो होगा 3⁻⁴, क्योंकि अपर बाउंड क्या होता है? सबसे बड़ी वैल्यू इस सीक्वेंस में, सबसे बड़ी वैल्यू। तो इस ग्राफ से हमें समझ में आ रहा है कि जैसे मैं n = 3 पुट करता हूं तो मुझे सबसे हाई वैल्यू मिलती है, देख सकते हो ये वाली ग्राफ में सबसे अधिक वैल्यू इस पॉइंट 3 पर ही मिल रही है, मतलब जब 3⁻⁴ सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी। क्या है आपकी? सबसे बड़ी वैल्यू है, मतलब अपर बाउंड कितना हो गया? 3⁻⁴ हो गया। बात समझ में आ रही है? अपर बाउंड तो पता कर लिए। अब इसकी मदद से हम क्या पता करने जाते हैं? सुप्रीमम पता करने जाते हैं। क्या पता करने जाते हैं? सुप्रीमम। सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। अब देखिए, थोड़ा विचार कीजिए, लीस्ट अपर बाउंड 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, 2⁻⁴ की वैल्यू कितनी होती है आपकी? होती है 1.414 होती है। अब 3⁻⁴ की वैल्यू हमें पता नहीं थी, तो हमने ग्राफ की मदद से निकाली कि सबसे बड़ी वैल्यू तो यही होगी आपकी, होगी यही वैल्यू। अब इस 3⁻⁴ की वैल्यू बेसिकली 2 से छोटी ही होगी। ऑब्वियसली बात है ना कि जो 3⁻⁴ की वैल्यू है वो 2 से छोटी ही होगी, 2 से बड़ी तो नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। इसका मतलब इस 3⁻⁴ से बड़े बड़े नंबर्स क्या हो सकते हैं? 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, 7 भी हो सकते हैं। देखिए ये वाला जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जो सबसे बड़ा आपका नंबर है वो क्या है? 3⁻⁴। अब अपर बाउंड जो होता है आपका वो होता है कि आपके सीक्वेंस में जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर तो 3⁻⁴ है। अब 3⁻⁴ से भी बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 7 8 ऐसा इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसा इनफाइनाइट तक। अब तो अपर बाउंड क्या क्या हो गया आपके? अपर बाउंड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ऐसे चलते जाएगा इनफाइनाइट तक होंगे इनफाइनाइट तक। तो सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड में भी, ये सभी अपर बाउंड है, अपर बाउंड में भी सबसे छोटा, तो इन सभी अपर बाउंड में भी सबसे छोटा क्या है? 3⁻⁴, मतलब सुप्रीमम क्या हो जाएगा आपका? 3⁻⁴ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये तो हमने सुप्रीमम निकाल लिए, अब बात आती है इन्फीमम। इन्फीमम के लिए आपको लोअर बाउंड पता होना चाहिए। अब देखिए, आप क्या कीजिए, हमें इस ग्राफ से समझ में आ रहा है कि 1 पर तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, 2 पर 1.414 है, मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब इस दिशा में वैल्यूज क्या होती जा रही है? घटते जा रही है। ये 6 है, फिर 7 आएगा और घटेगी, 8 आएगा फिर और घटेगी, 9 आएगा फिर और घटेगी, ऐसे घटते जाएगी। ये वैल्यूज कहां तक जाती है? ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मैं n के स्थान पे क्या रखूंगा? इनफाइनाइट, मतलब n की वैल्यू 6 7, देखो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 ऐसे बढ़ते इनफाइनाइट तक जाएगी। तो मैं n की वैल्यू क्या रख देता हूं? इनफाइनाइट। तो यहां पर भी n के स्थान पे इनफाइनाइट, 1/n के स्थान पे इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 0 होती है 1/इनफाइनाइट की वैल्यू। अब यदि किसी की भी पावर 0 है तो उसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। आंसर कितना आता है उसका? 1 ही आता है। मतलब ये वैल्यू आगे बढ़ते जब इनफाइनाइट तक जाएगी तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? आपको 1 ही मिलने वाली है। तो भी आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है? 1 ही मिलने वाली है, 1 से कम नहीं मिलेगी। मतलब जो आपका लोअर बाउंड आप बोल सकते हैं वो क्या होगा? आपका 1 ही होगा। क्या होगा? आपका 1 होगा। मतलब जो आपका लोअर बाउंड होगा, ये जो आपका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट पर भी जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है।
और शुरुआत में भी जो वैल्यू मिल रही थी वो कितनी मिल रही है, 1 ही मिल रही है। अब इस शुरुआत में भी 1, लास्ट में भी 1, तो बीच में 1 और 1 के बीच में ही आ रही है वैल्यूज आपकी। इसकी वैल्यू 1.414 है। अब इसकी इससे ज्यादा वैल्यू इसकी होगी, हालांकि इससे कम इसकी वैल्यू हो रही है, आप ग्राफ से समझ सकते हो। इससे कम इसकी वैल्यू हो रही है, आप ग्राफ से समझ सकते हो। इसकी वैल्यू इससे कम हो रही है, आप ग्राफ से समझ सकते हो। इसकी वैल्यू इससे कम हो रही है, इससे आप समझ सकते हो। तो इसी प्रकार से जब मैं इनफाइनाइट पे जाऊंगा तो वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, 1 तक हो जाएगी। वैल्यू 1 तक हो जाएगी, मतलब 1 से शुरू हुई थी, 1 तक ही जा रही थी। मतलब जो सबसे छोटा नंबर होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 1 ही होगा। मतलब जो लोअर बाउंड होगा ना वो आपका क्या होगा, 1 होगा। अब 1 से छोटा नंबर क्या होता है, 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3, ऐसे ऐसे कहाँ तक, -इनफाइनाइट तक होगा ऐसा -इनफाइनाइट तक। और इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड क्या है, 1। मतलब इस सीक्वेंस का जो लोअर बाउंड होंगे ये सभी हो सकते हैं। अब ये जो आपको लोअर बाउंड दिए हुए हैं, इन्फिमम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में भी सबसे बड़ा, इन सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा क्या है आपका, 1 दिया है सबसे बड़ा, तो इन्फिमम इसका कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन का आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें इन्फिमम फाइंड करना है और किस प्रकार से आपको सुप्रीमम फाइंड करना है। देखिए सुप्रीमम और इन्फिमम फाइंड करना वेरी इजी होता है, लेकिन हमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इस फंक्शन से जो आपका सीक्वेंस बना ना उसमें हमें इन दोनों की तो वैल्यू पता थी लेकिन इनकी वैल्यू पता नहीं थी। अब यदि इनकी वैल्यू पता नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे कि या अब आगे जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो इन दोनों से बड़ी है, इन दोनों से छोटी है। तो वही पता करने के लिए हमने इसका ग्राफ बनाया। हमने इसका ग्राफ बनाया है, उसके लिए हमने इंक्रीजिंग की कंडीशन भी चेक की है और हमने डिक्रीजिंग की भी कंडीशन चेक की है। बात समझ में आ रही। उसके बाद ग्राफ बना और ग्राफ से हम देखते गए इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से हमने सुप्रीमम भी फाइंड कर लिए और आपका इन्फिमम भी फाइंड कर लिए। देखिए आपको ऐसे कई क्वेश्चंस मिलेंगे, इस प्रकार के कई क्वेश्चन मिलेंगे जब आप स्टडी करेंगे तब। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको क्या ग्राफ की मदद से भी सुप्रीमम इन्फिमम फाइंड कर सकते वो आपको बता सकता। थैंक यू।